तेरे साथ जीना है, मेरे साथ मरना तू, तेरे साथ जीना है, मेरे साथ मरना तू। ऐसे ही बारिश बरसती हो, बादल गरजते हो, तू पास ही रहना। हल्के अंधेरे की चादर में इतना हंसाना के आ जाए आंसू, तेरे साथ जीना है, मेरे साथ मरना तू। फैज़ अहमद फैज़ की एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही सटारिकल नज़्म है और वो कुछ इस तरह है कि ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, ज़माने की फटकार सरमाया इनका, जहाँ भर की धुतकार इनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गजालत में घर नालियों में बसेरे, जो बिगड़े तो एक दूसरे को लड़ा दो, ज़रा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। कोई इनको एहसास ज़िल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। वाह! कुछ फिल्में कॉन्सेप्ट्स पे बनती हैं, सिर्फ कहानियों पे नहीं। शाहरुख खान की एक फिल्म में कहा गया था कि आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपसे उसको मिलाने की कोशिश और साजिश में लग जाती है। आमिर की एक फिल्म थी 3 इडियट्स, जिसमें ये कहा गया कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, काबिल बनो और काबिलियत के पीछे दौड़ो। ठीक उसी तरह एक फिल्म आई है कुत्ते। नाम थोड़ा सा बोलने में अजीब लगता है क्योंकि मेरी तो इमेज नहीं है भाई मैं ऐसे लफ्ज़ बोलूं, लेकिन इस फिल्म का जो टाइटल है वो इतना एप्ट है क्योंकि ये आपको बताता है कि कभी कभी लालच हमको किस हद तक गिरा सकता है और रोटी के 2 एक्स्ट्रा टुकड़े कमाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। भाई आप बहुत लकी हैं, आपको पता है ना? जी मुझे पता है। जहाँ जिस कमरे में बैठने के लिए भी टिकट लेना पड़ता है। विशाल जी, एक पूरी दीवार भरी हुई है नेशनल अवार्ड से। 1996 से शुरुआत हुई है गॉड मदर से और 2020 तक पहुंचे हैं आप। कितने राष्ट्रपति आपने देख लिए बदलते हुए? हाँ 4 तो हैं, 4 थे ना इसमें। हाँ वेंकटरमन साहब, देन मैडम, देन 4 तो दिख रहे हैं मुझे। 4 तो दिख रहे हैं, 4 तो 4 कमाल है। मतलब भारतवर्ष के इतिहास के साथ साथ आपका करियर चल रहा है। आपको बहुत बधाई। और 2022 में आपको लेटेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड मिला जस्ट 2 साल पहले। फिल्म कुत्ते देखी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, एक बड़ी अच्छी शाम इन्होंने फिल्म के प्रमोशन के लिए रखी थी, उसका नाम था महफिल खास। स्टेज पे थे गुलजार साहब, विशाल भारद्वाज, तब्बू, अर्जुन, रेखा जी, और इनसे आप फरमाइश करते इनके गानों की और ये मना नहीं कर सकते थे, सारे गाने गाए इन्होंने। तो ये बताइए कि कुत्ते फिल्म में आपने म्यूजिक दिया है, आपने गाना भी गाया है जी। तो जिसका नाम ही हो कुत्ते, और जब सारे एक्टर्स धीरे धीरे स्टेज पे जा रहे थे तो पता है बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? कोई आके मुझसे बोले कि बैकग्राउंड में म्यूजिक होगा, उसका वर्ड्स होंगे भाव भाव, मैं कहूँ भैया जाओ, फिल्म इंडस्ट्री के लायक नहीं है आप। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है ये एक्सपीरियंस, क्योंकि एक तो आसमान को गोदी में पाल पोस के बड़ा किया है और अब उसकी फिल्म देख के मुझे फ़ख्र भी होता है। फ़ख्र इस बात का ज़्यादा होता है कि उसको क्राफ्ट आ गई है जी। फिल्म उसने अच्छी बनाई है, हम लोगों ने साथ में लिखी फिल्म और म्यूज़िक में हम लोगों ने साथ में काम किया। तो ये कोलैबोरेशन जब कहावत है कि बेटे के पैर में बाप के जूते आने लगे, तो वो होने लगा कि अब जूते में पैर नहीं, मेरी फिल्मों पे उसके हाथ नज़र आने लगे हैं, उसका दिल नज़र आने लगा। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन और सुकून किसी बाप के लिए नहीं हो सकता। सही बात है। और आप बाकायदा तालीम लेकर आए हैं
फिल्म्स की टेक्निक की पूरी लर्निंग, ग्रेजुएट आप उसी में हैं, उसके बारे में बताइए। मैं स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स करके न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे मैंने अपना बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया था फिल्म मेकिंग में, और मेरा स्पेशलाइजेशन स्क्रीन राइटिंग था। तो उसमें ही मैंने कुत्ते एक्चुअली शुरू की थी लास्ट ईयर में। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी 2019 में, और अब फाइनली आ रही है। तो जी मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब अभी आपने ग्रेजुएशन से, हाउ मेनी इयर्स हैव पास्ड बिटवीन योर ग्रेजुएशन एंड योर फर्स्ट फिल्म? मई 2019 में तो 22 आ गया, मतलब 3.5 years। क्या बात है, क्या बात है। आपको किसने बोला था वहाँ जाने को? स्कूल तो यहाँ बैठा है। उसी के पीछे कहानी है। क्या कहानी है? तो जब आसमान अपने 12th पास करने वाला था तो उसने बोला कि तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर से मैं प्राइवेट दे लूँगा एग्ज़ाम वगैरह की, कोई जो है अपना ग्रेजुएशन है वो ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि सीधा तुम्हारे साथ काम करना शुरू करूँ, तो स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दूँ। तो मैंने उसको कहा नहीं, कॉलेज तो करना पड़ेगा। तो मैं कॉलेज से पहले, क्योंकि मुझे ये याद है कि अगर मैं कॉलेज ना गया होता तो मैं वो इंसान ही ना होता कि जो मैं आज हूँ। कि कॉलेज स्कूल से निकल के जो कॉलेज के जो वो ईयर्स होते हैं वो आपको फॉर्मेटिंग ईयर्स होते हैं आपके। तो इसने बोला नहीं, पर मुझे कॉलेज में कर लूँगा, मैं कॉलेज यहाँ पे कर लूँगा। मैंने बोला नहीं, तुमको फिल्म स्कूल करना है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सिर्फ एक आध स्कूल है जिसमें कि 12th के बाद आप अंडरग्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज पोस्ट ग्रेड हैं जितने भी। तो मैंने कहा कि तुमने IB एजुकेशन ली है, अमेरिका में वो अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन 4 साल का होता है पर आप कर सकते हैं, तो तुम वहाँ जाओ। तो इसने बोला नहीं, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैंने पूछा क्यों? तो बोला क्या ज़रूरत है, तुम बचपन से तो तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, और 2 साल कर लूँगा तो मुझे कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ये कंडीशन है कि बहुत हमारा झगड़ा हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि ना फिल्म स्कूल जाना इसलिए क्योंकि मैं नहीं जा सका, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी फ़ख्र नहीं है, और मुझे इस चीज़ के लिए बहुत दुख है कि मैं फिल्म स्कूल नहीं जा सका। क्योंकि एक फिल्म स्कूल में जाके जो आपकी एक ग्रूमिंग होती है ना, कि जहाँ आप सिनेमा देख रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर वक्त आपका सिनेमा की बात होती है। और एक मुझे लगता है कि क्राफ्ट की बात है, इसमें क्राफ्ट है। ये नहीं कि जैसे कि आपके पास पेन और कागज़ है तो आप राइटर बन जाएंगे। बिल्कुल। अगर आपको डॉक्टर बनना होता है तो आप मेडिकल स्कूल जाते हैं, आपको इंजीनियर बनना होता है आप इंजीनियरिंग के स्कूल जाते हैं, आपको फिल्म मेकर बनना है तो फिल्म स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। ये नहीं कि मैं उसका गलत एग्जाम्पल हूँ कि मैंने, और मुझे मालूम है मैंने कैसे सीखा है, मुझे बहुत मुश्किलों से होके गुजरना पड़ा। तो हम लोगों की डील हुई कि जिसमें ये हुआ कि पहला साल इसको मेरी वजह से करना पड़ेगा, दूसरे साल में इसकी मर्जी होगी ये करेगा या नहीं करेगा। अरे वाह। तो 6 महीने तो ये गया वहाँ पे, फिर इसने बोला मुझे कि तुम पैसे खराब कर रहे हो, अपने बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मैं तो वापस आना है मेरे को ना, आई डोंट लाइक अमेरिका, आई डोंट लाइक गोइंग टू दिस फिल्म स्कूल एंड ऑल। तो मैंने कहा नहीं, पर ये डील हुई है हमारी। तो ये गया वहाँ, और फिर 6 महीने बाद दोबारा नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भरनी थी, तो मैंने आसमान को फ़ोन करके पूछा कि क्या करना है, मैं फ़ीस भरूँ या नहीं भरूँ। तो तब तक ये भूल चुका था उस डील को। अच्छा। तो उसने बोला क्या मतलब, क्या है मतलब? मैंने बोला नहीं, हमारी डील हुई थी ना। बोले अरे नहीं, वो तो है, ऐसे थोड़ी मैं पूरा करके आऊँगा अपना। एंड देन ही एक्चुअली लर्नड एंड ही अंडरस्टूड। क्योंकि अगर मैं उस वक्त इसे तब बोलता था कि यार तुम एक हिचकॉक की 2 फिल्में बैठ के देखो ना, तो बोलता है अरे ब्लैक एंड वाइट कौन देखेगा बैठ के। तो वहाँ पे जब आपको फोर्सफुली वो फिल्म दिखाई जाती है, उनको एनालाइज किया जाता है, तो वहाँ से आपको समझ में आना शुरू हो सकता है कि सिनेमा क्या है। बिल्कुल। बड़े बड़े लोग कितने बड़े दिग्गज हो जाएं, लेकिन अपने बच्चों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। शाहरुख ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सुन लो, मत मानो, सुन लो। कभी तुमको ये बातें याद आएंगी तो तुमको लगेगा कि हाँ उन्होंने जो बात बोली थी ये करनी चाहिए। In this narrative, in this technique, the film was constantly going back and forth and back and forth. There were chapters in the film, और हर chapter का एक अलग नाम है, जो कि एक quintessential film में हमारे यहाँ नहीं होता है, वेब सीरीज में हमने देखा है। You also used graphics, like we see in Kill Bill, Quentin Tarantino's films,
wasn't this screenplay scary for you? जब मैं एक्चुअली लिख के लाया वापस, फिर पापा के साथ जब काम किया, द फर्स्ट पर्सन जिनको हमने भेजा, क्योंकि तब तक फिर पापा भी सब्जेक्ट, उनका ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही कि ये स्ट्रक्चर कैसी है, तो हमने भेजी थी सबसे पहले श्रीकर प्रसाद एडिटर जो हैं, उनको भेजी थी कि आप पढ़िए, आप एडिटर हैं, कि ये आप फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। तो पापा को तब तक पता नहीं था, ही वाज नॉट श्योर कि स्ट्रक्चर वर्क करेगी या नहीं। तो भेजा, तो श्रीकर सर का अगले दिन फ़ोन आया कि बहुत मज़ेदार है, क्या दिस स्ट्रक्चर इज़ सो गुड, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ते हुए, यू नेवर मिस आउट ऑन एनीथिंग, यू डोंट फील कि अरे ये क्या हो गया। तो ऑन पेपर इट वाज लाइक दैट, एंड देन उसका बहुत फ़नी वो भी है कि मैं एक्चुअली तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैंने क्या लिखा है, मैं तो अपने इमेजिनेशन में लिखते गया कि ये करना है वो करना है। जब मैं शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में पहुंचा हूँ, जो मैं पागल हो गया था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों लिखी मैंने इतनी टफ स्क्रिप्ट। तो बट अब हो गया तो मैं खुश हूँ। Because I had to be very attentive while watching this. मुझे था कि हम एज ऑडियंस हम इवॉल्व कर रहे हैं, और स्पेशली कोविड की वजह से हम बहुत इवॉल्व कर चुके हैं। लोगों ने इतने बाहर की का नॉट जस्ट सिनेमा, देयर शोज, एवरीथिंग देव सीन, तो लोगों को एक आ गया है समझ आना कि अच्छा ये होता है। लोग सबटाइटल पढ़ने में अब उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इतनी बड़ी चीज़ है ये। तो मुझे वही था कि अब अगर लोगों को चाहिए, लाइक पीपल वांट न्यू काइंड ऑफ नैरेटिव्स, न्यू स्ट्रक्चर्स, वो कन्वेंशनल से लोग थोड़ा थक गए हैं। तो मैं उस होप से नहीं निकला था कि लोगों को अच्छी लगे, है ना। मैं निकला था कि मुझे अच्छी लग रही है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, कोई ना कोई तो होगा जिसको शायद मज़ा आएगा ये देख के। तो एंड यू नो इस फिल्म की जो खासियत ये है कि नाम उसका कुत्ते है, हालांकि ये कमीने का प्रीक्वल लगती है, पहले कमीने बन चुकी है। नाम इसका बड़ा वैकी, द नेक्स्ट जनरेशन, जो एक आजकल के जो एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वैसा लगता है, बट so beautifully you've gotten Gulzar Sahab, you've gotten Faiz Ahmad Faiz's poetry, you've gotten your own music which has always its own palette, it has a very poetic palette, Rekha ji's voice, your voice, and you've given it a poetic touch. हमारी इंडस्ट्री में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक वो ट्रस्ट इशू है और एक इनसिक्योरिटीज बहुत हैं एक्टर्स के अंदर। हमारे यहाँ सब एक्टर्स इनसिक्योर हैं, सब। बहुत रेयरली आपको कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो कि सिक्योर्ड हैं। जैसे वन ऑफ देम इज अजय देवगन, ही इज अ वेरी सिक्योर्ड एक्टर, मैंने जिनके साथ काम किया है। बाकी लोग बड़े इनसिक्योर्ड होते हैं। किस मामले में, किस तरह से? एंसेम्बल पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि एंसेम्बल कास्ट करने के लिए क्या है कि सबको बटा हुआ रहता है, कोई एक हीरो नहीं है, उसमें सभी हीरो हैं। ऑब्वियसली एक प्रोटैगनिस्ट है, अर्जुन कपूर का कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है, तो कास्टिंग को लेके इसमें इशू होना ही था। क्योंकि ओमकारा कैसे बन गई मुझे पता नहीं, क्योंकि ओमकारा भी बहुत बड़ा एंसेम्बल था। उसका एक शायद बहुत बड़ा रीज़न अजय देवगन था, कि अजय देवगन ने, ही वाज द प्रोड्यूसर, कुमार जी वाज द प्रोड्यूसर, so Ajay had all the power. So when he heard the script, he said that of course he was to play Omkara, but he could have easily picked up Langda Tyagi. He knew that Langda Tyagi is going to take away all the applause, all the but he said ki no, if I don't play Omkara, you won't find an Omkara. So do you need this kind of big heart to be a team player? So अर्जुन जब इस फिल्म में हो गए तो उसके बाद ये था कि कैसे करें, तो लव ने ये आइडिया दिया कि ये कैरेक्टर इतना बढ़िया है, ये जो है इसको हम फीमेल क्यों ना कर दें और तब्बू जी से बात करें। तब्बू को सुनाया, तब्बू ने बहुत, उसको उस वक्त तो रोल थोड़ा छोटा था, तो तब्बू ने बोला कि बहुत अच्छा है, पर ये इतना अच्छा कैरेक्टर है, इसको अगर कल्मिनेट नहीं करोगे आप लोग तो मेरे लिए, आप अगर मुझे चाहते हो कि मैं तो अभी भी कर दूंगी, पर मेरे लिए ऐसा तो करो कि मुझे और एक्साइटमेंट आए कि मैं मेरे कैरेक्टर को पूरा ग्राफ मिले। सो देन वी थॉट कि ओके, वीवन करके पूरा उसको क्या कैरेक्टर। तो पम्मी संधू नाम का कैरेक्टर, पूनम संधू, शी इज आल्सो अ कॉप, शी इज अ कॉप। एंड बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने पुलिस को भी इतने बेबाक होके दिखाया। मतलब हम अपने स्टेट में अपनी पुलिस को तो भाई सलाम करते हैं, क्योंकि वाकई बड़े मुस्तैद, बहुत अच्छी पुलिस है हमारे बम्बई की पुलिस। आई टेल यू, हम लोग दिल्ली से आए, आप भी तो नॉर्थ से ही हैं। हम जब बॉम्बे आए और यहाँ जो आप सड़क पे किसी पुलिस वाले से बात करते हैं उसका एटीट्यूड, और आप दिल्ली में या नॉर्थ में आप
यूपी में आप कहीं बात करते हो, डिफरेंस है, एक अजीब कल्चरल डिफरेंस है। यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा तमीज़दार और बहुत बहुत ज़बरदस्त पुलिस है। बहुत, तो उनको दिखाएंगे आप? हाँ, कल हमारे दोस्तों ने देखी, हमारे पुलिस में दोस्त हैं एक जिनके साथ रिसर्च भी की थी, हमारे आसमान रिसर्च करके आया था, बहुत ही फोर्थराइट कॉप है, बहुत ज़्यादा आईपीएस ऑफिसर हैं, मनोज कुमार शर्मा। उन्होंने कल हमारा दिखाना फर्ज था उन्हें कि हमें दिखाया, उन्होंने बहुत रिसर्च में भी हमारी मदद की थी। वो लग रहा है वो बड़ा अच्छा, वो एक दुनिया होती है एकदम, इतना ब्रवाडो आप दिखाते हैं, लेकिन असलियत में बड़ा अच्छा सीन था। मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताना चाहती हूँ। तब वो जो कॉप हैं उनसे कहते हैं तुम क्यों कर रही हो ये? बोला एक अंगड़ाई के लिए। मैं अपने जब अंगड़ाई लेती हूँ तो सर लगता है दीवार में, मेरे को बड़ा चाहिए बंगला या जगह। तो वो इतनी रियलिस्टिक बात सी है कि एक्चुअली वहाँ वो बोलते हैं ना कि मेरा साइज देखो, स्टाफ क्वार्टर माचिस के डिब्बी की तरह होते हैं, और ये दीवार में सर लगता है ना। ये डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है, जमीन पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो मेरी राइटिंग जो है, मेरी डायलॉग राइटिंग दैट कम्स फ्रॉम पोइट्री। अब उसको ये है कि वो पोइटिक महसूस हो पर ऐसा न लगे कि कुछ शायरी कर रहा है। बिल्कुल। सो वो पोइट्री से, इसलिए मैं आसमान को इंस्पायर करता रहता हूँ कि तुम प्लीज पोइट्री पढ़ना शुरू कर दो, उर्दू पढ़ना शुरू कर दो, बहुत जरूरी है। और कैसे एक वाकी थीम को आपने, मतलब एक समाज के वो एक अंश जिसको आप बेगैरत समझते हैं कि झूठा खाना दोगे तो खा लेगा, लात मारोगे तो लात भी खा लेगा, कुत्ते, उसको आपने कैसे पर्सोनिफाई किया है ऑन स्क्रीन, वो मुझे सबसे अच्छी बात लगी। वरना तो कुछ भी नाम हो सकता था ना इसका, ढेंटड़ैन, फिर ढेंटड़ैन भी हो सकता था। अमेजिंग। गुलजार साहब ने इसमें बोल लिखे हैं, एक गाना बड़ा अच्छा है कि तेरे साथ जीना है, मेरे साथ मरना, मेरे साथ मरना तू। है क्या थॉट है ये क्या एक्सप्रेशन है ये। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का एक जो लवर का जो पोजीशन है ना, मुझे गुलजार साहब ने लिखा है ना ये, गुलजार साहब ने वो भी लिखा था, मुझे जान ना कहो मेरी जान। बिल्कुल वही बात हो गई। या मुझे जान ना कहो मेरी जान कहाँ रहती है सदा। तो जो गुलजार साहब का ये जो एक्सप्रेशन है ना, आई वाज शॉक्ड। तो ये ट्यून बनाई थी मैंने, तो हम लोग ट्यून पे, मुझे अभी भी याद है, मैं डीएन नगर में, तुम भी थे गाड़ी में, हम लोग जा रहे थे, तो वो गाना करना था, उन्होंने बोले चलो, हमारे गाने सफ़र में बहुत बनते हैं, तो उन्होंने बोले चलो गाना बनाते हैं। तो फ़ोन पे हम लोग बात कर रहे थे, तो ये जब लाइन आई ना, ये इतनी बेबाक और इतना एक जो इश्क का ये डिमांड कि मुझे तेरे साथ जीना है, मुझे तेरे साथ जीना है, तो मेरे साथ मरना तो। और इसलिए आप अगर आगे उसमें देखोगे ना कि उसमें उन्होंने पुनर्जन्म की बात लेके आए कि क्यों मेरे साथ मरना, कि हम दोनों साथ में फिर पैदा हों, फिर हम दोबारा साथ पैदा हों और हम साथ जीते रहें और साथ मरते रहें। नहीं तो मैं पहले मर गया, मैं पहले मर गई तो तू फिर मुझसे बाद में आएगी, हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कि चल चल फ़कीरों से मांगे एक और भी ऐसी ही ज़िंदगी हमको दे दें, कल का अगर वादा हो तो एक मंजूर है चाहे आज जान ले लें, मेरे जिस्म में बसी रहे तेरी ही खुशबू, चलना टनल पार करके हम दूसरी ज़िंदगी में निकल जाएं तो ऐसा ही लम्हा हो जिसमें एक दूसरे से लिपट के पिघल जाए। सो ये कि टनल पार करके हम दूसरी ज़िंदगी में साथ में निकल जाए, इसलिए मेरे साथ रहे तो। क्या बात है। तो ये मुझे लगता है इतना खूबसूरत थॉट है ये कि तेरे साथ जीना है, मेरे साथ मरना तू। और वो मरना में दो बातें हैं, एक तो मेरे साथ मरना तू कि फ्यूचर में मरना, एक मर के बाद कॉमा भी है, मेरे साथ मरना, मेरे साथ मरना, क्या बात है, मेरे साथ। वाह 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 वाह, जरूर देखिएगा आप कुत्ते। अच्छा, मैंने पहले सोचा था कि मैं आपसे बोलूंगी कि अब हम लखनऊ से हैं, लखनऊ में ये वर्ड बोल के भी आदमी नहीं बोलता, उसकी जगह बोलता है बेहया, बेगैरत, बेइज्जत, बहुत वर्ड्स है जिससे आप, गालियां वहाँ के लोग नहीं देते हैं, लेकिन उस गालियों के अलावा बहुत सारे जुमले हैं जो वो दे लेते हैं, उसी शिद्दत से, उसी नफरत के साथ देते हैं। तो लेकिन अब ये बोलने में अच्छा लग रहा है। शुरू में कमीने के साथ भी यही प्रॉब्लम बहुत था, ये नाम कैसे ले, बिल्कुल लेकिन तो मुझे लगता है कि वो क्योंकि एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स है हम हिंदुस्तानियों में और शायद पाकिस्तानियों में, या हम साउथ ईस्ट एशिया, इस
रीजन के लोगों में हम अपनी लैंग्वेज में से कुछ उतनी इज्जत नहीं है हमारी अपनी लैंग्वेज के लिए। ये उसका असर है कि जैसे हमें अंग्रेजी को हम ज़्यादा कोई अंग्रेजी में बात करें हम लोग ज़्यादा उसको ध्यान से सुनने लगते हैं, ठिठक जाते हैं। उसी में हम अंग्रेजी में गालियाँ हमको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। हमें ये शायद कल्चरल थिंग है कि हमें अपनी ज़बान में, क्योंकि हम इतना ज़्यादा तहजीब से निकल के आए हैं कि बड़ों के सामने ऐसे बोलना है, बड़ों के सामने आवाज़ नहीं उठानी है, बड़ा गलत भी बोल रहा है तो उसको नहीं टोकना है। वहाँ से ये आया कि हमारे जीन्स में ये हमारे आया है कि कुत्ते से जैसा बेहद प्यारा जानवर नहीं है, उसको सिर्फ प्यार ही प्यार है कुत्ते के अंदर, और कुछ है नहीं। पर वो इतने कॉनोटेशंस में यूज हुआ है कि गलत उसमें हमेशा यूज हुआ है, तो इसलिए हुआ। नहीं तो सोचिए फैज के कुत्ते हैं, लेकिन धर्म जी के भी तो धर्म जी के भी कुत्ते हैं। वो ये दोनों का है, जिसके सामने नाचा नहीं जा सकता वो है। तो मंटो का भी था। मंटो की वो जबान थी कि मैं अपने समाज की जबान बोल रहा हूँ, मैं अपने समाज को आईना दिखा रहा हूँ। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, आप नहीं देख सकते, तो प्रॉब्लम आप में है। बिल्कुल, समाज इस लायक नहीं है कि समाज इस लायक नहीं है कि। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। याद आ गया कि आप मेरठ में रहे हैं और कुछ साल, और इंसिडेंटली उसी इलाके में मैं भी रही हूँ जहाँ पे बधाई हो में घंटा घर दिखाया गया था, तो बिल्कुल वहीं पे मैं भी रही हूँ। तो बहुत अमीर आदमी होगा, बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा, लेकिन बात यूं ही करेगा, बिल्कुल यूं कह रहे हैं कि मैं नहीं मानने का। तो वो आपकी फिल्मों में जब आया, मतलब ये फिल्में यहाँ पे देख के लोग कहते हैं वाह व्हाट अ मूवी, तो मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन वहाँ ऐसे ही होता है। ये वहाँ की हकीकत है, जो आपको डेलिकेसी लग रही है, ये वो रियलिटी है। तो वो जब तक आदमी घर से निकल के हिजरत ना करे, ठोकरे ना खाए, कुछ पापड़ ना बेले, तब तक वो बहुत अच्छा मतलब आर्टिस्ट बनना बिल्कुल, बिल्कुल। वो जरूरी है। तो आपने जो भेजा इनको 7 समुंदर पार, वो सही भेजा, वो सही भेजा। अच्छा, गुलजार साहब ने जब हम महफिल खास हुई थी तो आप उन सब में सबसे यंग थे जी। और तब्बू ने बोला था कि तब्बू ने गुलजार साहब की फिल्म माचिस भी की, जो इसमें म्यूजिक दिया था पापा ने। तब्बू ने उनकी बेटी की भी फिल्म की, तब्बू ने इनकी भी फिल्म की, अब तब्बू आपकी फिल्म कर रही हैं। सच में तब्बू कितना कॉमन थ्रेड है हमसे, है ना? मैं मेघना का तो भूल ही गया था, तो उसने पूरा मतलब क्या पूरा थ्रेड है हम लोगों में। क्या बात है, मतलब तब्बू से बंधे हुए हैं हम लोग, बंधे हुए हैं तब्बू से डोर बंधी है, एकदम एक गाने की लाइन एकदम। तो जब आप एक सीनियर एक्टर को डायरेक्ट कर रहे थे, एक तो मुझे तब्बू को पता नहीं क्यों देख के ऐसा लगा मैं इरफान को बहुत मिस करने लगी, और यूं लगा कि कि इस जोन में ना, ग्रीडी लोगों के इस जोन में इरफान जैसा एक्टर बहुत मिस कर रहे थे हम, वहाँ ले जाने वाला, किरदार को वहाँ ले जाने वाला। और थैंकफुली वी हैव एक्टर्स लाइक तब्बू। एक छोटा सा सीन है आशीष विद्यार्थी और तब्बू के बीच में, जिसमें देखा जाए तो कुछ नहीं है और सोचा जाए तो बहुत कुछ है, और उसकी इतनी इजी पेस है, कुछ नहीं कर रहे, डायलॉग बोल रहे हैं, लेकिन वो गहराव, वो ठहराव सीन में बहुत प्यारा था। What were the scenes in these movies which while you were constructing and directing you thought कि मैं कैसे करूं, बहुत अच्छे एक्टर्स मिले हैं, या ये सीन को क्या डिमांड है इस सीन की? एक्चुअली तो इसका जवाब इसके बिल्कुल उल्टा है कि हमने जब सीन लिख दिए थे और मुझे पता चला कि ऐसे एक्टर करने आ रहे हैं, तो मैं तो इतना खुश था कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कि मतलब वो इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इतने मतलब एक्सपीरियंस्ड है कि मैं तो जब ये जो सीन की आप बात भी कर रहे हैं, जो वैन में है आशीष सर और उनके बीच में टब्बू मैम के, वो सीन पहले जब पहला शॉट हुआ, मैं रोक ही नहीं रहा था। एंडिंग में जो उनके इम्प्रोवाइजेशन थे वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैं रोक नहीं रहा था, मुझे था कि और क्या करेंगे और क्या ऐड करेंगे, तो ऐड करते गए। उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मतलब बिल्कुल ही इम्प्रोव है, वो उनकी लाइंस हैं, और वो लगता नहीं है, वो लगता है कि स्क्रिप्ट की लाइन है, क्योंकि वो इतने कैरेक्टर में घुस जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो हमने लिखा नहीं था और उनने गलती में कर दिया हो या ऐसे मतलब
अपने इम्प्रोव में कर दिया हो, क्योंकि वो बिल्कुल घुस के कैरेक्टर में आते हैं। और क्या होता है कि वो टेक के पहले बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। मतलब टबू मैम बात कर रही होंगी, मजाक वजाक कर रही होंगी, सीधा आया मैं एक्शन बोलता था और वो कैरेक्टर थी। तो मतलब इट वाज सो सरियल में जब उनको मुझे इतना उनको कुछ डायरेक्ट करना नहीं पड़ा, क्योंकि वो इतनी एक्सपीरियंस एक्टर है कि मुझे अगर वो कभी कुछ भूल जाती थी तो मुझे याद दिलाना होता आप यहाँ से आई थी, मतलब आपका कैरेक्टर ये करके आया है, तो जस्ट वो आपको याद रखना बैक है। एंड फोर्थ होता था तो वो याद दिलाना होता था सिर्फ कि यहाँ से आप उधर जा रहे हैं और यहाँ से आप आए हैं। बाकी मैं उन पे छोड़ देता था कि आपको जो करना है करो। तो वो कभी कभार वो आके मुझसे पूछी भी हैं उन्होंने कि पूछा उन्होंने मुझसे कि इसमें क्या करना है, इसमें ऐसे करना है। तो मैं बोलता था कि टबू मैम आप देखिए ये है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑडियंस को देनी है, उसके अलावा आप जो करना है आप करो, एंड अगर मुझे कुछ लगा तो मैं बताऊंगा, पर मैं आपको अपना नहीं देना चाहता कि आप ऐसे करिए या आप ऐसे करिए। अगर उसमें थोड़ा ब्लॉकिंग का होता था कि आप यहाँ से आपको आना है, तो मैं सिर्फ बोलता था, रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ आपको यहाँ से आना होगा ताकि हम ये कर पाएँ, लाइक मेरा अगला कट ये होना है, तो इसलिए सिर्फ, बाकी पर परफॉर्मेंस में आप जो करना चाहें आप करें। तो वो, और क्योंकि मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ता था उस ये करने के लिए भी कि अरे उनको दे दूं छूट या नहीं, मुझे था कि वो जिस लेवल के हैं, मतलब उनको क्या मैं बोलूँगा। तो और वो भी मुझे हर बार पूछती भी थी ये कि ठीक हुआ, ये किया, कुछ ऐसा करूं वैसा करूं। तो एक दो बार हुआ था कि उनने 2 टेक दे दिए, मैंने बोला कि हाँ सही है, लेट्स मूव। तो उन्होंने बोला पक्का, मैंने बोला हाँ पक्का, क्यों, आपको क्या लग रहा है? तो उन्होंने बोला मैं सोच रही हूँ एक और तरीके से देती हूँ, तुम देख लेना, तुम एडिट में देखना क्या। तो मैं बोलता बिल्कुल चलो करते हैं। तो वो करती थी और फिर मतलब वो कम्प्लीटली कुछ अलग, तो वो you know, अरे वो चने खाते खाते वो इतना मतलब वो बता रहा है कि कितने साल इस औरत ने इस काम को दिए हैं कि हर काम अब काम है। बहुत बहुत अच्छा उन्होंने निभाया भी बहुत अच्छा और लिखा भी बहुत अच्छा गया था। एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है विशाल जी, आप कितने लोगों के साथ काम कर चुके हैं, इरफान, माधुरी, तब्बू, बहुत सारे, शबाना आज़मी। आज के दौर में विद दिस entire web and all the platforms coming in, बहुत कंटेंट बन रहा है, एक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। आज भी एक्टर्स को ये ठीक से नहीं पता कि वो पैरामीटर क्या है जिस पे मैं एक बहुत अच्छे डायरेक्टर की फिल्म में चूज़ कर लिया जाऊँगा। अब मैं बहुत एक्टर्स के साथ शूट करती हूँ तो कहते हैं यार कभी कभी सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे रिजेक्ट हो गए हम। फिर कोई ये कहता है कि यार समझ में नहीं आता कि व्हाट आर द थिंग्स, मस्ट डू थिंग्स, लाइक वो जिम लुक्स, एयरपोर्ट लुक्स, ये करूँ वो करूँ, अपनी बॉडी टोन करूं, कि क्या करूं। जब एक डायरेक्टर किसी को देखता है, लाइक गुलजार साहब ने भी उस दिन बताया था कि उन्होंने तब्बू की कहीं एक पिक्चर देखी थी, बस वो तस्वीर देख के उन्होंने सोच लिया था कि माचिस में ऐसी करूंगा, पंजाबी कुड़ी लगती है, ये वो ठहराव है उसकी उसमें। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड इन एन एक्टर अपार्ट फ्रॉम हर सोशल मीडिया फॉलोइंग, अपार्ट फ्रॉम द लुक्स एंड द मीडिया, हाउ मच ही और शी इज इन द मीडिया? आई थिंक ऑनेस्टी जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है एक एक्टर के लिए, कि वो अगर वो ऑनेस्टी वो निकल के आती है। एक तो ये होता है कि जैसे गुलजार साहब ने बोला कि आपने एक कैरेक्टर लिखा हुआ है और किसी की इमेज उसमें सूट करती है, तो आप उसको उसके लिए कास्ट करते हैं कि ये मेरी इमेज जो थी मेरे दिमाग में, ये उससे यही एक्टर मुझे चाहिए। पर बाकी तो मुझे लगता है कि ऑनेस्टी ही एक चीज़ है जो हम सब लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम सब लोग ट्रुथ क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो हम देखते हैं ज़िंदगी में उसको दिखाएं और उसको इतने एंटरटेनिंग वे में दिखाएं कि आप उसको एक्सेप्ट भी करें कि हाँ ये हमारा है, ज़िंदगी का हिस्सा है और ये हमें एंटरटेन भी कर रहा है। तो मेरे लिए तो ये है कि मेरे लिए, और मुझे लगता है कि वो क्राफ्ट पे, और एक बड़ा नेचुरल चीज़ होती है कुछ एक्टर्स में जो होती है कि वो वैसे तो मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा बड़ा अच्छा एक्टर कोई नहीं होता। कि उसमें जब कोई एक बच्चा जब कभी परफॉर्म करता है और या बच्चों में और एक एनिमल में जो क्वालिटी होती है, तो नसीर भाई बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि whenever ही नसीर भाई की ही बात थी यहाँ कि ही आइडेंटिफाइड इट विद सम एनिमल एवरी टाइम हिज कैरेक्टर।
एंड देन ही ट्राइज टू उसी की बॉडी लैंग्वेज इख्तियार कर हाँ मतलब उसका एक इंटरनल मोर देन बॉडी लैंग्वेज उसकी जो इंटरनल एक होती है ना एक उड़ान होती है एक, और एक उसकी एक आत्मा का जो एक फील आता है उसकी आंखों से। आप गाय को देखिए, गाय का एक अलग आता है, आप कुत्ते का एक अलग आता है, बकरी का देखिए अलग आता है, तो हर एक उसकी एक अलग फील आता है उसकी, जो उसकी इंटीरियोरिटी की झलक देता है। और इस फिल्म में तो पक्का नसीर साहब बब्बर शेर हैं। बिल्कुल पक्का बब्बर शेर है। मुझे इस तरह से वो घुस जाते हैं कमरों में, बहुत अच्छा। आपकी बहुत पुराना उनके साथ वो रहा है, मकबूल में भी आग और पानी का संतुलन बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा, कुत्ते देख कर आइए आप और बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत अलग फिल्म है। और मतलब ऐसा काम होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे फिल्मकार होने बहुत ज़रूरी है जिनको देख के लगे, जिनसे मिल के और जिनके काम को देख के लगे कि ये बहुत पढ़ते लिखते हैं। वरना हमने फिल्मों को ना एक पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट बोल बोल के उसको पॉपकॉर्न ही बना दिया है कि बस कुछ ज़्यादा करना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब यही सत्यजीत रे की ज़मीन है और यही श्याम बेनेगल की ज़मीन है। तो विशाल जी, एक बात आपके दिल बारे में एक बहुत दिलचस्प बात है, जब मैंने आपको वो गाने गाते हुए देखती हूँ ना, और मैं अगर आंख बंद कर लूँ तो मुझे लगता है कि कोई रॉकस्टार टाइप की पर्सनालिटी होगी। हाँ, मतलब बैंड पहन के, ग्लासेस पहन के, लेकिन आंखें खोलो तो बहुत सीधा सादा सा एक आदमी जो संगीत को, म्यूजिक नहीं संगीत मानता है। वो अच्छी बात है आपके बारे में कि वो आपने वो पोजीशनिंग नहीं अननेसेसरी लेने की कोशिश की है, और आप ऐसे गाने गाते हैं फिर भी उन्हीं कपड़ों में और उसी सादगी के साथ। तो ढेंटड़ैन तो एक अलग जोन हो गया, लेकिन इसका जो गाना है, तेरे साथ जीना है मेरे साथ मरना तू, ये आपने गाया है, तो एक बार सुना दीजिए। तेरे साथ जीना है मेरे साथ मरना तू, तेरे साथ जीना है मेरे साथ मरना तू, ऐसे ही बारिश बरसती हो, बादल गरजते हो, तू पास ही रहना, हल्के अंधेरे की चादर में इतना हंसाना के आ जाए आंसू, तेरे साथ जीना है मेरे साथ मरना तू।